चलिए आगे चलते हैं। हम लोग अभी तक लास्ट टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट रेट ऑफ फ्रिक्शन, एवरेज रेट ऑफ फ्रिक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्रिक्शन, उसकी डेरिवेशंस एंड ऑल दैट हम लोग कर चुके हैं, राइट बेटा। नेक्स्ट मूव करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे, इट इज एडवाइजेबल कि वो पहले उन लेक्चर्स को देख लें। जस्ट सर्च केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 1 और लेक्चर 2 बाय अजय बहल एकेडमी, राइट बेटा। आप लोग उनको सर्च कीजिए, उनको एक बार गो थ्रू कीजिए, उसके बाद आप लोग इस लेक्चर के ऊपर आइए, राइट बेटा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल, इसलिए मैंने शुरू में ही कुछ चीजें ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख दी हैं, जस्ट टू सेव टाइम, ताकि हम लोग अपना टाइम को सेव करें और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अच्छे से इजीली मूव कर पाए, राइट बेटा। चलिए टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट 4 थिंग्स, दैट इज रेट ऑफ फ्रिक्शन, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी, राइट। हमारे पास 4 चीजें हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। शुरू हम लोग वहीं से करेंगे जहां पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर को छोड़ा था, राइट बेटा। We finished at rate of fraction for a hypothetical equation, that is A moles of A and B moles of B reacts to form C moles of C and D moles of D to give, right बेटा, ये हमारे रिएक्टेंट से या आप लोगों के प्रोडक्ट से, राइट। दिस वाज द hypothetical equation जो हम लोगों ने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में यूज किया ऑलरेडी, राइट बेटा। अब यहीं से आगे मूव करते हैं कि अगर हम लोग इस hypothetical equation के लिए as per rate law अगर हम लोग रेट ऑफ फ्रिक्शन लिखते हैं तो रेट ऑफ फ्रिक्शन क्या आएगा? The rate of friction will be K into molar concentration of A raised to power X into molar concentration of B raised to power Y. I think आप लोगों को सभी को इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी क्लियर हो चुकी होगी। जिनको अभी भी क्लियर नहीं है वो लास्ट लेक्चर एक बार फिर से देखें बेटा, एंड देन दे कैन वॉच दिस वीडियो बेटा, ओके। चलिए अब हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेटा कि यहाँ पर K क्या था? रेट कांस्टेंट। यहाँ पर ये ब्रैकेट A क्या है? दिस इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, दिस इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B और योर मोलैरिटी। इनको हम लोगों ने और क्या नाम दिया था? यस, दे वर टर्म्ड एज एक्टिव मासेस, दे वर टर्म्ड एज एक्टिव मासेस एज वेल। अब यहाँ पर ये जो पावर्स हैं x एंड y, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये x क्या है? दिस इज ऑर्डर ऑफ दिस इज व्हाट दिस इज x एंड इट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A. व्हाट इज दिस? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशन A. What is y? It is order of the reaction with respect to the molar concentration B. Am I right? Clear? अब ये A और B के रिस्पेक्ट में आप लोगों का क्या है? ऑर्डर है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी, एक और टर्म यूज किया था N, and that was your overall order of the reaction. अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने यहाँ से overall order of the reaction भी निकाला था। क्या था बताइए? Yes, that was N, which is equal to x plus y. That is sum of the powers to which the concentration terms are raised in the rate law expression. यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट खत्म करा था और हम लोगों ने बात करा था कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो सकता है। रिएक्शन कैन बी जीरो ऑर्डर, कैन बी फर्स्ट ऑर्डर, कैन बी सेकंड ऑर्डर, कैन बी फ्रैक्शनल, कैन बी नेगेटिव। डन, हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चलिए अब थोड़ा सा मूव करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो 4 टर्म्स हैं इनके बारे में हम लोग सेपरेटली कैसे पढ़ेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टर्म व्हिच इज योर रेट ऑफ फ्रिक्शन। अब हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि व्हाट इज रेट ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम लोग इन जनरल बात करते हैं तो ROR हम लोगों ने बोला किसके बराबर आएगा? डेल्टा C बाय डेल्टा T के बारे में आप लोग बात कर चुके हैं। और किसके बारे में बात किया था? यस, और इट इज DC बाय DT में बात कर चुका हूं आप लोगों के साथ कि मैथमेटिकली इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, बस इतना फर्क था कि डेल्टा डिनोट करता है बिगर चेंजेस को और D डिनोट कर रहा है स्मॉलर चेंजेस को। सो व्हाट इज दैट? रेट ऑफ फ्रिक्शन इज चेंज इन द कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन द कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम इज योर रेट ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पर K क्या था आप लोगों का? यस, दिस इज योर रेट कांस्टेंट। ये क्या था आप लोगों का? रेट कांस्टेंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न द डिफरेंस बिटवीन दीस 2 टर्म्स, कि इन दोनों टर्म में अगर आप लोगों को डिफरेंस पढ़ना है तो वो क्या है, राइट बेटा। चलिए रेट ऑफ फ्रिक्शन, अगर हम रेट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो व्हाट इज योर रेट ऑफ फ्रिक्शन? इट इज द स्पीड विद व्हिच द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ये वो स्पीड है जिससे रिएक्टेंट्स किससे कन्वर्ट हो रहे हैं? किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट में। डन, तो वो हमारे को क्या बताएगा? रेट ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं, अगर आप लोगों को याद हो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। सो इट गिव्स अस द रेट और स्पीड विद व्हिच द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। एम आई क्लियर? ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग K के बारे में बात करते हैं तो व्हाट इज K? K इज नथिंग बट द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K क्या है हमारे पास? सिंपली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो कि हम लोग जब इसको डिफाइन करते हैं रेट लॉ को, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने क्या डिफाइन करा था? एज पर रेट लॉ, रेट ऑफ द रिएक्शन, इन शॉर्ट लिख रहा हूं बेटा मैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स with each concentration term raised to the power of the coefficients which may or may not be equal to the stoichiometric coefficients.
ये जो पावर्स हैं x एंड y ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी होती। मैं बात कर चुका हूं कि किन केसेस में होती है और किन केसेस में नहीं होती। These powers x and y are actually experimentally determined. Is it clear बेटा? चलिए अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग मूव करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है k। हमारे पास क्या आता है? k. This k is called your proportionality constant. So simple line में what is your rate constant is a proportionality constant. Then अब ये करता है क्या है? And it is the measure of the rate of fraction. ये क्या मेजर करता है? rate of fraction. सिंपल आप लोग याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपके पास आ सकता है कि इट इज द मेजर ऑफ द रेट ऑफ फ्रैक्शन। दैट मींस कि अगर k की वैल्यू ज्यादा है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ k, फास्टर इज द रिएक्शन। ये याद रख लीजिए, नोट बना के अपने नोट्स में लिख लीजिए एवरीवन, ठीक है? अपनी कॉपी पेन लेके बैठा करो और साथ साथ में चीजों को नोट करते जाओ। स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोग खुद लिखिए, ठीक है? जो नोट्स आप लोग अपने हाथों से बनाएंगे दे विल बी द बेस्ट नोट्स बेटा। नो डाउट की किताबों में बहुत अच्छा लिखा रहता है, लेकिन जो नोट्स आप लोग अपने लिए अपने हिसाब से बनाओगे वही आप लोगों को सबसे ज्यादा काम आएंगे, ठीक है? ड्यूरिंग योर एग्जाम्स वो आपको सबसे ज्यादा काम आते हैं। सो लिखते जाइए साथ साथ में कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट इज द मेजर ऑफ द रेट ऑफ फ्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ग्रेटर द वैल्यू ऑफ k, फास्टर इज द रिएक्शन। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी k की, दैट मींस q की रिएक्शन क्या है? फास्ट है। अगर k की वैल्यू कम है, दैट मींस द रिएक्शन क्या है? स्लो। इज इट क्लियर? डन। सो इट इज द मेजर ऑफ द रेट ऑफ फ्रैक्शन। क्लियर हो गया सभी को? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। हम लोग बात कर चुके हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें अगर हम बात करें तो इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, की कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स होगी उतना ज्यादा आप लोगों का क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन होगा। जबकि अगर आप लोग बात कर रहे हैं अपने रेट कांस्टेंट की, तो रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, राइट बेटा? इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। डन बेटा? रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। इट हैज अ कांस्टेंट वैल्यू एट फिक्स्ड टेंपरेचर। हां, अगर टेंपरेचर चेंज करोगे आप लोग, अगर आप किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए टेंपरेचर चेंज कर रहे हैं तो आप लोगों का रेट कांस्टेंट उस टेंपरेचर के साथ क्या होगा? चेंज होगा। Am I clear? टेंपरेचर चेंज होने के साथ रेट कांस्टेंट चेंज होगा। इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों के रेट कांस्टेंट से चेंज होना पॉसिबल नहीं है, उसके साथ वो चेंज नहीं हो रहा। वो कौन चेंज होगा? रेट ऑफ फ्रैक्शन। रेट ऑफ फ्रैक्शन आप लोगों के इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ चेंज होगा। देन हम लोग इसके ऊपर एक छोटा सा ग्राफ भी बना चुके हैं कि अगर रेट ऑफ फ्रैक्शन आप लोग इंक्रीज, अगर आप लोगों की इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ फ्रैक्शन भी डायरेक्टली इंक्रीज करेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम लोगों ने वहां पर बनाया था। क्लियर? चला जाए आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देन इज यूनिट्स। हम लोग दोनों के यूनिट्स के बारे में बात कर चुके हैं। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ फ्रैक्शन? रेट ऑफ फ्रैक्शन के यूनिट्स आर सिंपली मोल पर लीटर पर टाइम। यहां से अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने क्या करा था? रेट ऑफ फ्रैक्शन इज डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। डेल्टा सी इज चेंज इन कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होते हैं बताइए? इट्स मोल पर लीटर। क्या यूनिट्स हैं? मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन यूनिट आ जाएंगे नीचे, क्या मेरे पास टाइम है और टाइम के यूनिट्स क्या मेरे पास? यस बताइए। सेकंड्स लेंगे तो सेकंड आ जाएगा, मिनट्स लेना चाहे तो मिनट्स ले सकते हैं, आवर लेना चाहे तो आवर्स भी ले सकते हैं। जनरल लोग क्या लिख लेते हैं? टाइम। तो क्या यूनिट्स बने? इट इज मोल पर लीटर पर टाइम। क्लियर? ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग बात करते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट k के, आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर याद कीजिए, हम लोगों ने क्या बोला था कि k की यूनिट्स हमारे पास निकालने का शॉर्टकट क्या था? कंसंट्रेशन टू पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। अब जिन बच्चों ने आर्टिकल या ये टॉपिक नहीं देखा हुआ वो पीछे वाला लेक्चर देखेंगे और उनको समझ आ जाएगा। टाइम इनवर्स फॉर सॉल्यूशन फेस रिएक्शंस। और अगर रिएक्शन कौन सी है? गैस फेस में, तो यहाँ पर क्या आएगा? यस वेरी गुड, यहाँ पर क्या आएगा? एटमॉस्फेयर्स। राइट बेटा? हम लोग इसके बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पर हमारे पास k क्या आया? कंसंट्रेशन टू पावर 1 माइनस n एंड टाइम इनवर्स। अभी हमें क्या दिखा रहा है कि ये जो हमारा k है यहाँ पर रेट कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? n के ऊपर। n के आप लोगों का दैट इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज n? n इज योर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यही है वो n। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट वी विल बी राइटिंग ओवर हियर? इट्स यूनिट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर ऑर्डर वेरी करेगा तो आप लोगों के यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट भी वेरी करेंगे। दैट मींस कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वी विल बी हैविंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर वी विल बी हैविंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है। शैल आई प्रोसीड? चलिए
ये था फॉर सॉल्यूशन फेज रिएक्शंस। अगर आप लोगों के पास आती है गैसियस फेज तो कंसंट्रेशन के ऊपर क्या आएगा, एटमॉस्फेयर आएगा। इनिशियली हम लोगों को यहाँ पर क्या समझना है कि जो रेट कांस्टेंट है उसके यूनिट्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर, एन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एम आई क्लियर? चलिए व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज योर, अब इसकी बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें तो आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और रेट कांस्टेंट क्या है। डेफिनेशन मैंने एंड पे रखी है क्योंकि बहुत से बच्चों को आप लोगों को ये ऑलरेडी आती है। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? इट इज मेजर्ड एज द रेट ऑफ, it is measured as the rate of the decrease of the concentration of reactants. It is measured as the rate of decrease of the concentration of reactants, क्योंकि during the process concentration of reactant क्या करेगी, decrease करेगी, और product की concentration क्या करेगी, increase करेगी, और the rate of the increase of the concentration of products with time. Done बेटा? During the process जब हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन के बारे में तो उसका रेट क्या है कि कितनी स्पीड से उसका रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और अदर वर्ड्स कितनी स्पीड से उसका रिएक्टेंट कम हो रहा है, राइट बेटा? कितनी स्पीड से उसका रिएक्टेंट कम हो रहा है और कितनी स्पीड से उसका प्रोडक्ट बन रहा है। एम आई क्लियर? चलिए, और बाय डेफिनेशन अगर आप रेट कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो कैसे किया था हम लोगों ने, क्या कहा था कि अगर रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन निकालना चाहते हो तो उसके साइड वाली टर्म्स दैट इज योर एक्टिव मासेस, राइट, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उनको क्या पुट कर लीजिए, 1 पुट कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर इसको भी 1 पुट करते हैं, इसको भी 1 पुट करते हैं तो हमारे पास K किसके बराबर आ जाएगा, यस, इट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। सो बाय डेफिनेशन क्या होगा, क्या कह सकते हैं हम लोग कि इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन when the values or when the concentration of each of the reactant term involved is taken as unit. Done beta? Clear? So this is the definition of your rate constant, और वो किसके बराबर आया, रेट ऑफ रिएक्शन के। क्लियर? सो ये डिफरेंसेस आप लोग अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ सकते हैं। कई जगह पर बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। मोर ओवर आप लोग जब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे वहां पर भी आप लोगों को इस डिफरेंस के बारे में जानकारी होना जरूरी है। कई क्वेश्चन सिंगल मार्क क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं। सो इट्स बेटर कि हम लोग इसको एक बार गो थ्रू कर लें अच्छे से। क्लियर बेटा? शैल आई प्रोसीड नाउ? चलिए अब आगे मूव करते हुए हम आ रहे हैं इस टर्म के ऊपर विच इज योर एन, और एन हम लोग पढ़ चुके हैं क्या है, योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम लोग डिफाइन कर चुके थे कि एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और बाय डेफिनेशन लोगों ने क्या बोला था, व्हाट इज एन? एन क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और एन है क्या, इट इज द सम ऑफ द पावर्स, इट इज सम ऑफ द पावर्स टू व्हिच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। याद रखिएगा, इट इज सम ऑफ द पावर्स टू व्हिच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, नॉट इन द लॉ ऑफ मास एक्शन, राइट बेटा? क्योंकि वो तो एप्लीकेबल था नहीं, वो तो फेल हो गया था। तो यहां पर हमारा कौन आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सम ऑफ द पावर्स जो हमारे पास कहां से आई, वो आया रेट लॉ एक्सप्रेशन से। इतना ध्यान रखिएगा बेटा। एम आई क्लियर? तो दैट विल बी कॉल्ड योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डन? अब अगर इन दोनों चीजों के बारे में आप लोग पढ़ते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और योर क्या है मेरे पास, मॉलिक्युलरिटी। अब एक और टर्म आज हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, व्हाट इज योर मॉलिक्युलरिटी। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइव कर लें जो हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था आप लोगों के पास, बाय डेफिनेशन अगर हम जाते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, इट इज सम ऑफ द पावर्स टू व्हिच द मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। आई होप अब ये सबको क्लियर है ये चीज। अब ऑर्डर तो आप लोगों ने काफी हद तक लास्ट लेक्चर में समझ लिया कि ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। इन सिंपल लैंग्वेज कि अगर कोई भी आप लोगों के पास रिएक्टेंट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस रिएक्टेंट की किस पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट? क्लियर? फर्स्ट पावर पे कर रहा होगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड पावर पे कर रहा होगा तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। से ऑन रिएक्टेंट ए रिएक्शन डिपेंड, ये इसी रिएक्शन में देख लेते हैं कि अगर ए के ऊपर अगर रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ए, राइट, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इट इज द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। डन? ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हम लोगों ने। अगर बी पे डिपेंड कर रहा है और उसकी पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, राइट? हम लोग बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1 विद रिस्पेक्ट टू बी। डन? क्लियर बेटा? चला जाए आगे। अब व्हाट इज योर मॉलिक्युलरिटी? जो नई टर्म हमारे पास आ रही है वो है आपके पास मॉलिक्युलरिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्युलरिटी? इन सिंपल लैंग्वेज इट इज द नंबर ऑफ स्पीशीज। बाय डेफिनेशन इट इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। ये क्या है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। अब जब स्पीशीज की बात कर रहे हैं, दैट कैन बी मॉलिक्यूल्स, दे कैन बी एटम्स, दे कैन बी आयंस, राइट, व्हिच ब्रिंग्स अबाउट द केमिकल चेंज। जिनके कारण क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी, जब कोई केमिकल चेंज आएगा उनको क्या बोला जाएगा, दैट नंबर विल बी टर्म्ड एज मॉलिक्युलरिटी। कितनी हमारे पास रिएक्टिंग स्पीशीज हैं,
एक है, दो है, तीन है, उनको क्या बोला जाएगा? मॉलिक्युलरिटी. सो बाय डेफिनेशन इट इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस व्हिच ब्रिंग्स द केमिकल चेंज. एम आई क्लियर? डन. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों ने क्या डिफाइन करा था कि ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बोला कि जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, राइट? और ये बात आप लोगों को हमेशा याद रहनी चाहिए और बहुत जगह पर आप लोगों को इसको यूज करना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट. वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है. जब तक आप रिएक्शन को करके नहीं देखेंगे आप लोग कभी भी उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल पाएंगे. एक एक्सेप्शनल केस था, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अदरवाइज किसी भी रिएक्शन का आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख के नहीं बता सकते. देखकर आप लोग लॉ ऑफ मास एक्शन की बात कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट टॉक अबाउट रेट लॉ. डन. और रेट लॉ में ही पावर्स को जब हम लोग ऐड करते हैं टू व्हिच द कंसेंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इज कॉल्ड योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोगों का क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल, प्योर एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है. वेयर एज अगर आप लोग बात कर रहे हैं मॉलिक्युलरिटी की, तो मॉलिक्युलरिटी आप लोगों का क्या है? एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है. आप लोग देख के बता सकते हो कि कितनी तरह की स्पीशीज रिएक्ट कर रही हैं. 1, 2, 3 कितनी तरह की स्पीशीज रिएक्ट कर रही हैं आप लोग देख के बता सकते हो किसी भी रिएक्शन को. सो मॉलिक्युलरिटी इज अ यस थ्योरेटिकल कांसेप्ट, वेयर एज योर ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट. एम आई क्लियर? चलिए अब एक और बात हम लोगों ने करा था कि जो आप लोगों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो आप लोगों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी अ होल नंबर, दैट कैन बी नेगेटिव, दैट कैन बी फ्रैक्शनल, दैट कैन बी जीरो एज वेल. राइट बेटा? उसकी ये सारी वैल्यूज हो सकती थी, राइट? लेकिन क्या मॉलिक्युलरिटी नेगेटिव हो सकती है? क्या मॉलिक्युलरिटी जीरो हो सकती है? तो बेटा ये सोचना भी बेवकूफी होगी, ऐसा नहीं हो सकता. अब कैसे हो सकता है भाई? आप लोग बोले कि कोई भी चीज रिएक्ट ना करे और प्रोडक्ट आ जाए, कोई भी चीज रिएक्ट ना करे और प्रोडक्ट आ जाए, ऐसे कैसा हो सकता है? जीरो मॉलिक्युलरिटी नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? जैसे मैंने बताया कि विदाउट एनी रिएक्टेंट कोई रिएक्टिंग स्पीशीज ही नहीं है तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? डन. सो इट इज ऑलवेज अ होल नंबर. ये हमेशा क्या होगा? होल नंबर होगा. पूरा का पूरा एक रिएक्टेंट ही एटलीस्ट, मान लीजिए एक टाइप ऑफ ही मेरे पास क्या है? एटम्स हैं, हाइड्रोजन 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 रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? H2. डन. क्लियर? H के एटम ही रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? H2 बना रहे हैं. जहां फिर तो वहां पर मॉलिक्युलरिटी मेरे पास क्या होगी? 1. मान लीजिए मेरे पास H2 प्लस I2 कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? 2HI. तो मॉलिक्युलरिटी क्या होगा मेरे पास? 2 होगा. नंबर ऑफ स्पीशीज, कितने तरह, कितनी स्पीशीज, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो क्या हो मेरे पास? आयंस हो, that will be termed as your molecularity. Am I clear? I hope सबको समझ आ रहा है. Done. अब मॉलिक्युलरिटी आप लोग देख के बता सकते हैं. हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, अगर आप लोगों को याद हो, क्या एग्जांपल था आप लोगों के पास? N2 प्लस H2. बहुत बार हम लोगों ने ये रिएक्शन देखी थी, ठीक है? अगर मैं इसको ऐसे ही फॉर्म में लिख दूं रिएक्शन को, N2 प्लस H2 लेट्स टू फॉर्म NH3. तो यहाँ पर मेरे पास कितनी स्पीशीज है? एक N2 है, एक मेरे पास क्या नाइट्रोजन, एक मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन है. तो कितनी स्पीशीज हुई मेरे पास? 2 स्पीशीज हुई. क्लियर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करके देखोगे आप लोगों को पता नहीं चलेगा बेटा. लेकिन मॉलिक्युलरिटी आप लोग देख के बता सकते हो कितनी स्पीशीज है मेरे पास? 2 स्पीशीज है सिर्फ मेरे पास. क्लियर? सो इट इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज. याद रखेंगे आप लोग, इट इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, मॉलिक्यूल्स, एटम्स व्हिच ब्रिंग द केमिकल चेंज. एम आई क्लियर? सबको मेरी बात समझ आई है? अब ये कभी हाफ नहीं हो सकता, कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. क्लियर? अब अगर कोई एटम रिएक्ट करेगा तो भाई पूरा का पूरा एटम रिएक्ट करेगा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा. कभी आधा एटम रिएक्ट नहीं करता, कभी आधा एटम रिएक्ट नहीं करता. और इसके बारे में हम लोग बातें कर चुके हैं इन योर +1 वेरी फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में. डन. एवोगैड्रो हाइपोथेसिस अगर आप लोगों को याद हो, ब्राज़िलियस हाइपोथेसिस क्यों गलत हुई थी, रिवाइंड करो अपना सारा टॉपिक, राइट? आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा सारा कुछ. डन. क्लियर? ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं कि अगर किसी को इस पे कंफ्यूजन रहती है तो इसको गो थ्रू कीजिए अच्छे से. नहीं पता लगता तो जस्ट लीव अ कमेंट, आई विल बी डेफिनेटली टेलिंग यू दिस. डन. थोड़ा कुछ कोशिश अपने आप करते रहो, किताबों को वापस रीचेक करते रहो. लास्ट +1 की क्लासेस को वापस चेक करना, +1 के टॉपिक्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. ठीक है? थ्रू आउट योर +2 यू मस्ट बी कनेक्टेड टू योर +1 एज वेल, अगर आप लोग कोई अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं इन योर बोर्ड्स और इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. एम आई क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, बता चुका मैं आप लोगों को, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट. It may be a whole number, 0, fractional, positive और negative. Whereas this is always a whole number. ये हमेशा क्या होगा? whole number ही होगा. Clear? अब यहाँ पर एक और बात अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने यहाँ पर एक चीज ऐड करवाई थी आप लोगों को, और वो क्या था? याद कीजिए. यस, क्या किया था हम लोगों ने कि इसकी एक नोट कर लीजिए, एक बात और एक्स्ट्रा आप लोग, कि ये कभी भी इमेजिनरी नहीं होता बेटा. इट इज नेवर इनफाइनाइट. ठीक है? इन्फिनिटी, इनफाइनाइट और इमेजिनरी ऑर्डर ऑफ वेरिएशन इज नॉट पॉसिबल. It is never, yes, याद आया? It is never infinite
ये ना तो कभी इनफाइनाइट होगा, पॉजिटिव है लेकिन वो फिनिट नंबर होगा, नॉर इट इज नेवर इनफाइनाइट, नॉर इट इज इमेजिनरी, नॉर इमेजिनरी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग नोट कर लीजिए। आई थिंक जो बच्चों ने लास्ट लेक्चर देखा है उन्हें वहां पर भी नोट किया हुआ। इट इज नेवर इनफाइनाइट नॉर इमेजिनरी, ना तो ये इनफाइनाइट होगा और ना ही ये क्या होगा, इमेजिनरी होगा। चला जाए आगे बेटा, डन। लास्ट पॉइंट है, राइट, देखिए क्या है, इट इज मेंट फॉर रिएक्शंस एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल स्टेप्स। जब आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। डन, वेरी, व्हाट इज एन इज योर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पूरे रिएक्शन का ऑर्डर देखा जाता है, राइट। आप इंडिविजुअल स्टेप्स के बारे में बात नहीं करते वहां पर। डन, क्लियर। लेकिन जब आप लोग बात कर रहे हैं मॉलिक्युलरिटी की, तो मॉलिक्युलरिटी में ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन का कोई मतलब नहीं। यहां पर हमें मतलब किस चीज का है, मतलब ही ऑर्डर ऑफ, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है, स्टेप्स का मतलब नहीं है यहां पर। और यहां पर मतलब है ही नहीं कि हम लोग ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है, यहां पर कोई बात नहीं करते हम लोग वहां पर। यहां पर हम लोग बात करते हैं स्टेप्स की। इट इज मीनिंगफुल ओनली फॉर सिंपल रिएक्शंस, राइट, जो सिंपल रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन है हमारे पास, और इंडिविजुअल स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जहां फिर हम लोग बात करें अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो 2 या 3 स्टेप्स में हमारे पास रिएक्शन हो रही है, उसके जो इंडिविजुअल स्टेप्स हैं, और इंडिविजुअल स्टेप्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इट इज मीनिंगलेस फॉर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हम ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मॉलिक्युलरिटी के बारे में बात नहीं करते। Am I clear? जबकि यहां पर जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, दैट इज एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। Am I clear? आई होप सबको मेरी बात समझ आई है। तो ये छोटा सा टॉपिक है जिसको आप लोगों को गो थ्रू करना जरूरी है, अच्छे से इसको गो थ्रू कीजिए, क्योंकि दोनों टॉपिक के ऊपर बोर्ड्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। और कंपटीशन में अगर पूछा जाएगा तो बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो तभी आप लोग कर पाएंगे जब आप लोगों को इसकी अच्छे से आप लोगों को पकड़ है आपकी इसके ऊपर। डन, शैल आई प्रोसीड। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक में विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी ऑर्डर ऑफ, हम लोग बात करेंगे, यस, हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की, कैसे हम लोग बात कर सकते हैं उनके बारे में।